हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है सीलेंट्रेट या नाइडेरिया का क्लासिफिकेशन। सीलेंट्रेट और नाइडेरिया, इससे पहले यूट्यूब में मैंने इसके कैरेक्टर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए। या हम केवल इनके शब्द का अर्थ ले लेते हैं। सीलेंट्रेट यानी किससे बना है? सील और एंट्रॉन यानी कि इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके आधार पर इसका नाम रखा है सीलेंट्रेटा। और नाइडेरिया, जैसे आपको बताया, नाइडेरिया जो शब्द है वो है नीटल। नीटल एक पौधा होता है खुजली वाला, तो इनमें निमेटोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो दंश कोशिकाएं होती हैं, तो इनके कारण इसका नाम रखा गया है नाइडेरिया। अब हम लेते हैं सीधा इसकी क्लासेस। 4 क्लासेस होती हैं इसमें: हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, क्यूबोजोआ एंड एंथोजोआ। तो इनका जो संरचना है उसके आधार पर ये नाम रखे गए हैं। हाइड्रो का मतलब होता है जल। वैसे तो ये सारे के सारे जो सीलेंट्रेट्स हैं ये मैक्सिमम मैराइन एनिमल्स हैं, यानी समुद्री जल में पाए जाते हैं। बहुत कुछ कम सदस्य हैं जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, जिनका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हाइड्रा। तो हाइड्रोजोआ पानी में रहने वाले। स्काइफोजोआ, स्काइफो का अर्थ होता है कप शेप्ड या बाउल शेप का। क्यूबोजोआ जोआ शब्द बना है क्यूब शेप से। और एंथो का मतलब होता है सी फ्लावर। तो आगे हम जब इसकी क्लासेस का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो इसको हम वापस रिवाइज कर लेंगे। अब हम लेते हैं सीधा किस पर? हाइड्रोजोआ के कैरेक्टर्स पर। हाइड्रोजोआ में जो मेन है एनिमल वो पॉलिप शेप का होता है। पॉलिप मतलब स्थानबद्ध और सिलेंड्रिकल। ये स्थानबद्ध है, सिलेंड्रिकल है। यहाँ माउथ या एनस या एक ओपनिंग होती है, यहाँ टेंटिकल्स पाए जाते हैं और अंदर सेंटर में क्या होता है? एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। तो हाइड्रोजोआ का जो मेन एनिमल है उसमें पॉलिप फेज मेन होती है। मिड्यूसा मे और मे नॉट प्रेजेंट, यानी कुछ सदस्यों में मिड्यूसा होता है, कुछ में मिड्यूसा नहीं होता है। यह आपको मैंने पहले भी बताया था। मिड्यूसा मतलब अम्ब्रेला शेप। मिड्यूसा मतलब अम्ब्रेला शेप, और यहाँ मार्जिन पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं और सेंटर में एक हस्तक होता है जिसमें माउथ वाला पार्ट होता है। और जो है ये मिड्यूसा फेज़ है जो फ्री स्विमिंग फेज़ है। तो हाइड्रोजोआ में मेन बॉडी कौन सी होती है? पॉलिप। मिड्यूसा कुछ सदस्यों में होता है, कुछ सदस्यों में नहीं होता है। इसके गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में कोई विभाजन नहीं होता है। स्टोमोडियम नहीं पाया जाता है। गैस्ट्रोवस्कुलर स्टोमोडियम क्या होता है? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का अग्रभाग। जैसे ये यहाँ बनाया मैंने, ये गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है, तो इसका अग्रभाग यानी यहाँ वाला जो भाग है इसमें एक्टोडर्म से रेखित होना। तो अगर एक्टोडर्म से रेखित है तो उसको कहेंगे स्टोमोडियम, और अगर एक्टोडर्म से रेखित नहीं है तो हम कह देंगे स्टोमोडियम नहीं पाया जाता है। इसकी मीजोग्लोया एसेलुलर होती है, यानी अकोशिकीय। इसके सदस्य एकल या निवाही दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मिड्यूसा अवस्था यदि जिनमें है तो उनमें वीलम पाया जाता है। वीलम का अर्थ होता है एक पतली झिल्ली जैसा आवरण या पर्दा। तो मिड्यूसा अवस्था यदि है तो उसमें वीलम पाया जाता है। इसके 3 एग्जाम्पल हम याद कर लेते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा जो पॉलिप अवस्था में है मेन इसका। ओबिलिया, ओबिलिया जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, बहुरूपता। इसके अंदर ये जो जॉइड्स हैं ये जॉइड्स गैस्ट्रोजॉइड्स हैं, यानी ये फीडिंग का काम करेंगे, भोजन को पकड़ने का काम, पाचन का काम। और ये जो जॉइड्स हैं ये मिड्यूसा फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो इस तरह से जो ओबिलिया है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। इसी तरह से फाइजेलिया भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। फाइजेलिया में ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है न्यूमेटोफोर, यानी ये वायु कोश है जिसकी सहायता से ये एनिमल समुद्र की सतह पर तैरता है। और ये जो शेप के संरचना है ये क्या है? गैस्ट्रोजॉइड्स हैं, भोजन कैप्चर करने का काम है। और ये टेंटिकल्स जैसी संरचना जो लटक रही है नीचे, ये क्या है? डेक्टाइलोजॉइड्स। और डेक्टाइलोजॉइड्स का काम होता है सुरक्षा। इस तरह से अलग अलग जॉइड का अलग अलग काम है फाइजेलिया में। तो फाइजेलिया क्या है? एक पॉलीमॉर्फिज्म एनिमल है और एक अकेला जॉइड जो है वो अधूरा है। ये 3 या 4 प्रकार के जो जॉइड हैं ये मिलकर के, यानी एक कॉलोनी है ये एक तरह से, ये मिलकर के जो है सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं इसकी सहायता से उस एनिमल में। तो इस और फाइजेलिया को क्या कहा जाता है? पुर्तगाल का सिपाही कहा जाता है।
हाइड्रोजोआ की लगभग 3700 स्पीशीज ज्ञात हैं। अब हम लेते हैं स्काइफोजोआ का कैरेक्टर। स्काइफोजोआ, ग्रीक भाषा में स्काइफो का मतलब होता है कप या बाउल शेप का, पर हम इसे और आसानी से याद रख सकते हैं स्काई। स्काई मतलब क्या होता है? आसमान। तो आसमान से बारिश आती है तो हम छतरी काम में लेते हैं, आसमान से धूप तेज आती है तो हम छतरी काम में लेते हैं। तो हमारे दिमाग में इसकी संरचना रहेगी क्या? छतरी के शेप का, यानी इसकी मेन जो एनिमल है वो किस शेप का होता है? मिड्यूसा अवस्था मेन होती है। कौन सी अवस्था मेन होती है इसमें? मिड्यूसा अवस्था मेन होती है, ठीक है, यानी अम्ब्रेला शेप्ड। अब हमें ये नाम भी याद रहेगा, स्काइफो, कप या बाउल शेप का। तो जो है ये किस शेप का होता है? कप, बाउल या अम्ब्रेला शेप का होता है। कॉमन नेम है इनका जेली फिश। कॉमन नेम क्या है इसका? जेली फिश, ठीक है। फ्री स्विमिंग होते हैं, शरीर के किनारों पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, बीच में हस्तक पाया जाता है, वीलम एंड स्टोमोडियम का अभाव होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर बताया था पहले भी आपको, ये हो गया, ये टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स हैं, और जो है यहाँ पर, यहाँ क्या होता है? हस्तक, मैन्यूब्रियम, ठीक है। और मैन्यूब्रियम में यहाँ माउथ वाला पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउथ वाला पार्ट हो जाएगा। और जो है इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? वीलम और स्टोमोडियम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम इसमें मीजोग्लिया। मीजोग्लिया यानी एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म के बीच की परत। इसमें जिलेटिनस होती है और कुछ में अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं, कुछ अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं। इसमें पॉलिप अवस्था नहीं पाई जाती है, किसी सदस्य में यदि है तो वो अविकसित अवस्था में होती है। तभी इनका कॉमन नेम क्या है? जेली फिश। और कॉमन संरचना कैसी है इसकी? कप या बाउल शेप्ड का या अम्ब्रेला शेप्ड का हम कह सकते हैं। ये सभी सदस्य मैराइन होते हैं, समुद्री जीव हैं। इसकी लगभग 200 स्पीशीज जो है वो ज्ञात हैं। ये हो गया स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ के बाद हम लेते हैं क्यूबोजोआ। क्यूबोजोआ जो है, इसे शब्द बना है क्यूब से, क्यूब यानी घनाकार, क्यूब यानी घनाकार। ये सबसे नवीनतम वर्ग है इसका। कुछ समय पहले तक इसे स्काइफोजोआ के ही गण क्यूबोमिड्यूसा में वर्गीकृत किया गया था। स्काइफोजोआ यानी कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, और फ्री स्विमिंग है मेन ये। और इसकी जो कप है ये क्यूब के जैसी है। किस शेप की है? क्यूब के जैसी, घनाकार है, इसीलिए इसको स्काइफोजोआ के ही गण क्यूबोमिड्यूसा में वर्गीकृत किया गया था। लेकिन बाद में इसको क्या किया? एक सेपरेट क्लास का दर्जा इसको दे दिया गया। क्यों दिया गया? क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसका जो छत्रक है उसके चार किनारों पर, उसके चार किनारे पर चार या चार के समूह में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, पूरी मार्जिन पर नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? चार किनारों पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और वो भी कितने? चार या मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार के आधार पर, जैसे 4, 8, 12, 16 इस तरह से। इनमें वीलम पाया जाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्काइफोजोआ में वीलम और स्टोमोडियम नहीं था, इनमें वीलम पाया जाता है। इनमें भी मीजोग्लोया में अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं। अब मीजोग्लोया में अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं, इसीलिए कुछ वैज्ञानिक इन्हें त्रिस्तरीय मान लेते हैं। हालांकि त्रिस्तरीय नहीं है, पर क्योंकि मीजोग्लोया में अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए कुछ वैज्ञानिक इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक मानते हैं। स्काइफोजोआ के जंतुओं की तरह ही एक पॉलिप से एक ही मेड्यूसा या एक ही वयस्क बनता है। इसकी मात्र 15 से 16 सदस्य यानी स्पीशीज ही इसके ज्ञात हैं। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कायरोनेक्स, कायरोनेक्स फ्लेक्री, जिसे कॉमन क्या है? बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश क्योंकि क्यूब के शेप का है, ये इस तरह से क्यूब के आकृति का जो है इसका होता है, ऊपर का कप लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ चार के गुच्छों में चार किनारों पर क्या पाए जाते हैं? टेंटिकल्स, चार चार के मल्टीप्लिकेशन में। कायरोनेक्स का कॉमन नेम है सी वास्प, समुद्री ततैया, क्योंकि जैसे ही कोई जीव इसके पास आता है जो इसको नुकसान पहुंचाने वाला हो या जिन्हें इनको भोजन के रूप में लेना है, तो एक साथ काफ़ी संख्या में निमेटोसिस्ट जो है वो उसको जो है पॉइजन उसके अंदर छोड़ते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है।
और वो कई बार इतना पॉइजनस भी होता है कि बड़ी मछली उससे बेहोश हो सकती है, मर सकती है, और कभी कभी यानी ओकेजनली कभी ह्यूमन बीइंग अगर इनके संपर्क में आ जाए तो ह्यूमन बीइंग की भी मौत हो सकती है। तो इसीलिए इसको कॉमन नेम क्या है, सी वास्प। अब हम लेते हैं कि क्या डिफरेंस है स्काइफोजोआ और क्यूबोजोआ में। सबसे मेन डिफरेंस है इसके छत्रक की संरचना। स्काइफोजोआ में छत्रक क्या था, कप लाइक या अम्ब्रेला शेप, और क्यूबोजोआ में कैसा है, घनाकार या क्यूब शेप का। स्काइफोजोआ में क्या था, पूरे मार्जिन के ऊपर यहाँ पर टेंटेकल्स उपस्थित हैं, लेकिन क्यूबोजोआ में 4 पत्तियों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें कहते हैं पिडेलिया, और जिनसे संस्पर्शक यानी कि टेंटेकल्स लटके रहते हैं। और क्यूबोजोआ में जटिल नेत्र, लेंस और रेटिना भी पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है किसमें, स्काइफोजोआ और क्यूबोजोआ के सदस्यों में। इसकी लास्ट क्लास है एंथोजोआ। एंथो का अर्थ होता है फ्लावर या बड। एंथोजोआ के सभी सदस्य स्थानबद्ध होते हैं, बहुत ही कलरफुल होते हैं और सभी सदस्य स्थानबद्ध होते हैं। सी एनिमोन इसका कॉमन नेम है। टेंटेकल्स इसके रंगीन होते हैं और पंखुड़ी के समान होते हैं, इसीलिए जो है ये एक पौधे की तरह दिखाई देते हैं या फूल की तरह दिखाई देते हैं। एनिमल्स नहीं मानते इनको, फूल की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, एंथोजोआ। और इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, इसका एक्सोस्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, या हम कह सकते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करते हैं। और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये कॉरल बनाता है, कॉरल यानी मूंगा बनाता है। और यह कॉरल कई बार इतने बड़े साइज़ के होते हैं कि समुद्र की जो सतह होती है वहाँ पर ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू इसका आता है नज़र। तो ये इसके 2 मेन चीज़ें हैं, एक तो क्या कि इनके जो टेंटेकल्स है रंगीन होते हैं, पंखुड़ी समान होते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल सिक्रीट करते हैं जिससे कॉरल बनता है। सभी सदस्य इसके स्थानबद्ध होते हैं। इनकी ओरल डिस्क चपटी होती है, जैसे ये एनिमल है, ये बेस वाला भाग हो गया, ठीक है, और ये ओरल डिस्क है, तो ये ओरल डिस्क चपटी होती है। और यहाँ खोखले क्या होते हैं, टेंटेकल्स होते हैं, खोखले टेंटेकल्स होते हैं। तो ये क्या लगता है, जैसे कि एक कोई फ्लावर है, कोई बड़ा सा रंगीन फ्लावर है, ठीक है। इसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होगी तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में क्या पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। हाइड्रोजोआ में हमने क्या पढ़ा था, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में दंश कोशिकाएं नहीं होती हैं, वो केवल किस में होती हैं, टेंटेकल्स में होती हैं। इसमें गोनैड्स जो हैं वो एंडोडर्मल यानी अंतः जनस्तरीय होते हैं और पटों पर पाए जाते हैं। मीजोग्लोया में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। माउथ इसमें ओपन होता है स्टोमोडियम में, यानी इसमें स्टोमोडियम हो गया, जैसे वापस मैं ये एनिमल बनाती हूँ इस तरह से ये टेंटेकल्स हैं, खोखले टेंटेकल्स हैं। तो ये चपटी डिस्क है, ओरल डिस्क, और माउथ किसमें होगा, ओपन होगा, स्टोमोडियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो माउथ है या जो एंटेरॉन है उसका माउथ वाला पार्ट वो एक्टोडर्म से रेखित है, तो इसमें स्टोमोडियम होता है। ये एकल या निवही होते हैं क्योंकि ये मूव तो कर नहीं सकते, स्थानबद्ध होते हैं। और विविधता की दृष्टि से नाइडेरिया का सबसे बड़ा क्लास है ये। इसमें अप्रॉक्सीमेट 6100 स्पीशीज़ इसकी ज्ञात हैं, और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं पिनेट्यूला, गॉर्गोनिया, मेरिटिडियम और ट्यूबीफेरा, ठीक है। अब मैंने स्टार मार्क करके इसकी जो स्पेशलाइजेशन दिया है वो ये है कि यह जंतु समुद्र का प्रमुख आकर्षण है। यह समुद्र में कोरक के रूप में पहचाने जाते हैं, और इनमें से अनेक जीवों के कंकाल बहुत बड़ी दीवार या भित्ति बनाते हैं या उसके जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ कहते हैं। और कोरल रीफ का पर्यटन, नौ परिवहन व पारिस्थितिकी की दृष्टि से बड़ा महत्व है। कोरल रीफ के ऊपर आपके सिलेबस में एक पूरा चैप्टर आगे है, उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लेते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ सीलन ट्रेड्स।
संघ सिलेंट्रेटा के सदस्य समुद्रों का प्रमुख आकर्षक है और इसमें भी मेन कौन सा है, एंथोजोआ। एंथोजोआ के अलावा जेलीफिश जो है इसकी, तो जेलीफिश और कलर्ड एंड अट्रैक्टिव कॉरल जो ये बनाते हैं एंथोजोआ, इसी संघ के सदस्य बनाते हैं, जिन्हें देखने के लिए बहुत से सैलानी गोताखोरी सीखते हैं। अब स्वाभाविक है ऐसी जगह लोग देखने जाएंगे इनको जहाँ पर उनको जान का खतरा नहीं हो, जहाँ पानी थोड़ा स्वच्छ हो और कोई खतरा नहीं हो। तो जहाँ कॉरल प्रचुरता से पाए जाते हैं, पहली चीज़ तो कॉरल देखने जा रहे हैं तो कॉरल प्रचुरता से है, तथा समुद्र स्वच्छ है और खतरों से मुक्त है, तो वहाँ जल के भीतर का पर्यटन पनपता है, यानी अंडर वाटर टूरिज़्म। तो अंडर वाटर टूरिज़्म जो है होता है। तो सबसे मेन इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये हो गया। फिर हम लेते हैं क्लास एंथोजोआ का एक वंश कॉरेलियम। कॉरेलियम से कीमती रत्न प्राप्त होता है। जो कॉरल रीफ बन रही है ना, उसी में से एक कॉरेलियम है। तो कॉरेलियम जो है उससे कीमती रत्न प्राप्त होता है, जिसे कॉरल या मूंगा कहते हैं। ये मूंगा वास्तव में क्या है, जो अपन अपनी अंगूठियों में या अपन लॉकेट वगैरह में बनवाते हैं ना, तो मूंगा जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का भंगुर कंकाल ही होता है, जिसे पॉलिश करके चमकदार और चिकना बना लेते हैं। और ज्योतिष या ग्रहों के प्रभाव पर विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि इसे मंगल ग्रह से संबंधित है। ठीक है, तो एक ये हो गई इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फिर हम लेते हैं इसमें मेडिसिन यूज़, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम हमारा किसके लिए आवश्यक होता है, बोन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, कई बार हम कैल्शियम की टैबलेट वगैरह भी लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, है ना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कॉरल के कंकाल से प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग डाइटरी सप्लीमेंट, यानी डाइट का सप्लीमेंट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट जो हम ले रहे हैं तो इसके रूप में लिया जाता है। इसे शरीर कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम लैक्टेट की तुलना में अधिक सोखता या ग्रहण करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कॉरल के द्वारा बन रहा है उसे डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में भी काम में लिया जाता है। अब हम लेते हैं डेकोरेटिव पीसेस। जैसे मैंने बताया बहुत ही कलरफुल होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, एक नेचुरल एनिमल है, तो अलग अलग तरह के विचित्र आकृति की संरचना ये बनाते हैं। तो कॉरल के कंकाल अपनी विचित्र आकृति के कारण अजूबे वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी हैं, जो कलरफुल हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हैं, एक डिज़ाइन कोई फिक्स है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, डेकोरेटिव आइटम के रूप में, जैसे हम अपने जो है हॉल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, मछली घरों में एक्वेरियम जिनके पास होता है तो उनमें यूज़ करते हैं, तो इनको सजाने के लिए इनको काम में लिया जाता है। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया की क्लासेस और इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।